जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग हिंदी कार्यालय हिंदी में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो अब जो है आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम। तो मैं ये यहाँ पे करूँगा कि जितने भी आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपके अति लघुत्तरी आएंगे, ठीक है, मैंने जो है एमसीक्यू जो है सारे कवर करा दिए थे। एमसीक्यू टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके थे। अब आपके जो सब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आज से यहाँ पे कवर होंगे, ठीक है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है, और अच्छे से आपको यहाँ पर मन लगा के पढ़ना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कार्यालयी हिंदी को परिभाषित कीजिए, ठीक है, या परिभाषा लिखिए। देखिए, अगर आप कार्यालयी हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनना चाहिए, ठीक है, आपके एग्जाम में कि इसकी परिभाषा बताइए, ठीक है। और विभिन्न विद्वानों के अनुसार अगर ये जो है अति लघुत्तरी में आता है तो आपको केवल एक विद्वान की परिभाषा आपको बता देनी है। अगर ये लघुत्तरी में आता है तो कम से कम 2 या 3 विद्वान की परिभाषा आपको बतानी है। अगर ये दीर्घोत्तरी में आता है, लांग में आता है, तब आपको जो है जितने विद्वान आपको पता है उसकी परिभाषा और जितना डिटेल में आप लिख सकते हैं उतना डिटेल में आप लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अति लघुत्तरी क्वेश्चन की। तो सबसे सिंपल है जो यहाँ पे एक या दो, हाँ बहुत है, एक आपको जो विद्वान पता हो उसकी आपको डिफिनीशन दे देनी है बस, ठीक है। तो सबसे पहले कार्यालयी हिंदी की परिभाषा जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कार्यालयी हिंदी जो है आपको बताई जाएगी यहाँ पे कि वह भाषा ऐसी भाषा, यानी कि हिंदी, ठीक है, भाषा है एक प्रकार से, तो वह भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो, राष्ट्रभाषा है, ठीक है। कार्यालय हिंदी की सबसे अच्छी डिफिनीशन जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार वह भाषा जो सरकारी कामकाज के न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो, यानी कि जो सरकारी कामकाज, ठीक है, और न्यायालयों में जो भी भाषा प्रयोग की जाती है वो क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। बाकी अगर आप चाहें तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार लिख सकते हैं। अगर अति लघुत्तरी में आएगा तब केवल एक लिखनी है आपको, पहली वाली, ठीक है, पहली या दूसरी में से कोई लिख सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। अगर ये लघुत्तरी में आता है तब दोनों लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला जो है विद्वान कौन है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वह भाषा, यानी कि ऐसी भाषा जो एक देश से दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या बताया था, भोलानाथ तिवारी जी ने बताया था कि ऐसी भाषा जो एक देश से अगर दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है, यह भाषा अत्यंत शिष्ट होती है और औपचारिक होती है, ठीक है। यह भाषा अत्यंत शिष्ट और औपचारिक होती है। ये कौन सी भाषा है, हिंदी, ठीक है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ये हमको तो यहाँ पे ये इजी लगती है। अगर आप जो है अति लघुत्तरी में आएगा तो केवल एक परिभाषा देना, यही वाली, आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, कार्यालयी हिंदी के कौन कौन से क्षेत्र हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर पहला क्वेश्चन ये बनेगा तो सेकंड क्वेश्चन इसके बाद यही बनना चाहिए कि कार्यालयी हिंदी के जो है क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ पे ये यूज किया जाता है कार्यालयी हिंदी, ठीक है। क्षेत्र का मतलब यही होता है कि किस किस क्षेत्र में कार्यालयी हिंदी यूज होती है। तो कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र जो है निम्नलिखित हैं, सबसे पहले आपको यही लिखना है। फिर ठीक है, कौन कौन से हैं। नंबर 1, टिप्पणी लेखन। देखिए, टिप्पणी लेखन में आपका कार्यालयी हिंदी यूज होता है, ठीक है, कार्यालयी हिंदी टिप्पणी लेखन में यूज होता है। फिर है प्रारूपण, यानी कि कार्यालयी हिंदी का यूज कौन कौन से क्षेत्र में होता है, सबसे पहले टिप्पणी लेखन में होता है, ठीक है। सेकंड होता है प्रारूपण में, फिर होता है संक्षेपण में, प्रतिवेदन में, कार्यवृत्त लेखन में और कार्यालयी अनुवाद कार्य में, ठीक है। तो आपको ट्रिक मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र या क्षेत्र आ जाएँ तो आपके जो चैप्टर के नाम जो है यहाँ से स्टार्ट होता है प्रारूपण, सक्षण, प्रतिवेदन, ठीक है, ये कार्यरत लेखन, ये आपके 3 तो चैप्टर के ही नाम है, प्रारूपण, संक्षेपण, प्रतिवेदन, ठीक है। तो ये तो आपको लिख ही देना है, इस क्षेत्र में यूज होता है। बाकी टिप्पणी, अगर टिप्पणी को लिखने में यूज होता है और यहाँ पे कार्यालयी अनुवाद कार्य में यूज होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसको तो आपको जो याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपकी जो हेल्प कर सकता हूँ उसको समझा सकता हूँ कि मतलब क्या है इस क्वेश्चन का और पूछ कर क्या रहा है, किस प्रकार से। समझ लीजिए आपका मॉडल पेपर है, ठीक है। तो जितने भी 60 क्वेश्चन होंगे सबसे पहले मैं 60 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा 1-2 दिन में, 2-3 दिन में, ठीक है। उसके बाद जो है लघुत्तरी पर आऊँगा, फिर उसके बाद दीर्घोत्तरी को लास्ट में करूँगा, या तो फिर दीर्घोत्तरी को साथ ही साथ करता रहूँगा, ठीक है, जिससे कि आपको आपका तीनों पार्ट जो है कवर हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर सब्जेक्टिव कराइए, तो आज आपकी क्लास जो है सब्जेक्टिव की स्टार्ट हो रही है। तो आप क्या करिएगा, जितने भी लोग सब्जेक्टिव पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं उनको ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो सके, लाभ हो सके। अगला क्वेश्चन है कि कार्यालयी हिंदी के क्या उद्देश्य हैं।
ठीक है, कार्यालयी हिंदी के क्या उद्देश्य हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक यहाँ पे बात जो है आपसे करना चाहूँगा कि कार्यालयी हिंदी अगर आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कार्यालयी हिंदी जो है लिखना सीखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं पे कार्यालयी यह लिखा है, यहाँ पे जैसे कार्यालयी लिखा है और कहीं कहीं पर या नहीं लिखा होता है। तो जिस प्रकार से एग्ज़ाम में आएगा उसी प्रकार से आपको उत्तर देना है। ठीक, चलते हैं जो है क्या लिखा है कि वास्तव में अब हमको उद्देश्य बताना है कि कार्यालय हिंदी का क्या एम है। ठीक है, हर चीज़ का एम होता है, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपका उद्देश्य होता है कि आपको जॉब प्राप्त करना है या फिर आपको नॉलेज लेना है। ठीक है, दो ही उद्देश्य हो सकते हैं। तो इसीलिए कार्यालय हिंदी किस लिए बनाई गई, इसका क्या उद्देश्य है, आइए देखते हैं। तो वास्तव में राजभाषा के रूप में, ठीक है, आपकी राजभाषा है, ठीक है, राज्य में यूज होती तो राजभाषा है। वास्तव में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के पीछे आरंभिक उद्देश्य कौन सा था, भी यही था कि भारत के सभी शासकीय कार्य, जितने भी भारत के शासकीय कार्य का मतलब है जितने भी शासक के जो है न्याय आपके कार्यालय में यूज होते हैं। ठीक है, शासक का मतलब जब पहले की बात थी, जब शासक हुआ करते थे, तब जो भी जितने भी शासकीय कार्य थे यानी कि कार्यालय हिंदी के माध्यम से इसलिए किए जाएं जिससे भारत की अधिकांश जनता शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों से परिचित हो सके। कहने का मतलब है कि अगर शासकीय जनता यानी कि शासकीय कार्य अगर कार्यालय हिंदी में होने लगेंगे तो जो भी भारत की जनता होगी वो हिंदी भाषा सीखी हुई है, ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से जो भी निर्णय सरकार लेगी वो अच्छी तरीके से वो परिचित हो जाएगी। ठीक है, तो अधिकांश जनता शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों से परिचित हो जाएगी। इन नीतिगत निर्णयों का संबंध जो है सीधे सीधे आम नागरिक से होता है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं, नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, उनका संबंध जो है सीधे सीधे किससे होता है, आम नागरिक। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर सरकार योजना लॉन्च करती है तो वो सरकार जो योजना लॉन्च करती है वो आप लोगों के लिए यानी कि आम नागरिक के लिए लॉन्च करती है। ठीक है, तो अगर आप ही को उसके जो है योजना के नियम कानून कायदा नहीं पता होगा, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा पाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे बात की गई थी कि कार्यालय हिंदी को इसी से आपको जो शासन व्यवस्था चलाई जाए। ठीक है, फिर अगर लिखा है कि ऐसे में यदि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी उन तक पूर्ण रूप से ना पहुंच सके, जैसे कि मैंने इससे पहले लाइन बताई आपको, तो आम नागरिक शासन की सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाएगा। तो जो भी आपकी योजना होगी, जो भी सुविधा होगी, उसका लाभ आम नागरिक नहीं उठा पाएगा। अतः राजभाषा के रूप में कार्यालय हिंदी की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, ये आपको केवल इतना लिख देना है, ये आपको वर्ड रटना नहीं। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ आप जो है, ठीक है, इसको वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप केवल जो मैं समझा रहा हूँ केवल वही समझ लीजिए एक बार। ठीक है, एक दो बार आप वीडियो को देख लीजिए और बस आपको जो वहाँ पर समझ में आए वही आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कि इसको मैं देखिए, मैं केवल कोई भी सब्जेक्ट रटाता नहीं हूँ क्योंकि मेरी ये आदत है। आप समझ लीजिए, वहाँ पर आप खुद ब खुद लिख के चले आएंगे। ठीक है, आपको रटना नहीं है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक दो बार यहाँ पे समझ लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको रटना नहीं है केवल यही। ये नहीं कि मतलब ये क्वेश्चन आए तो आप केवल यही जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, सरकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली से जो लोग अनभिज्ञ हैं, ऐसा आपको ऐसे वर्ड नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको केवल समझ लेना है। तो अगला क्वेश्चन है कि कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी के संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो यानी कि देखिए, दो हिंदी होती है, एक कार्यालयी हिंदी और सामान्य हिंदी। तो इनके बीच में संबंध है जो है उसको बताना है। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, उसको आप लोग समझना है। ठीक है, सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली से जो लोग अनभिज्ञ हैं, यानी कि जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें जो कार्यप्रणाली होती है, उनमें जो भी कार्य होता है उससे जो लोग अनभिज्ञ का मतलब अनजान है। ठीक है, अनभिज्ञ का मतलब अनजान है, नहीं जानते हैं कि सरकारी कार्यालय में कौन कौन से कार्य होते हैं। उन्हें इस बात का भान नहीं रहता है कि वे व्यवहारिक जीवन में जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं वह कार्यालय हिंदी भाषा है या नहीं। ठीक है, उनको ये नहीं पता होता है कि जो कार्यालय में हिंदी यूज होती है वो हिंदी भाषा है भी या नहीं है। इसीलिए लोगों द्वारा बोली जाने वाली सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि दोनों जो हम लोग बोलते हैं वो सामान्य हिंदी है, लेकिन कार्यालय में यूज होती है वो कार्यालयी हिंदी होती है। तो इन दोनों इनकी स्थिति का ज्ञान होना हमको ज़रूर आवश्यक है, क्योंकि कार्यालयी हिंदी तथा सामान्य हिंदी का संबंध निम्न है। अब यही मेन चीज़ है, यही 2 पॉइंट आपको लिख देना है। बाकी आपको ऊपर थोड़ी बहुत यहाँ पे उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव कर देना है। बाकी आपको जो फर्स्ट और सेकंड जो संबंध दिए गए हैं इनको आपको याद कर लेना है। कैसे? सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी में आत्मीय संबंध है। ठीक है, आत्मा का संबंध है, आत्मीय संबंध है। तो अगर आपका सबसे पहला संबंध क्या होता है कि सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी में कौन सा संबंध है, तो आत्मीय संबंध है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी की
व्याकरणिक संरचना एक ही है, यानी कि जो उसकी व्याकरण है, जो भी ग्रामर है वो एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे केवल 2 पॉइंट बने कि सबसे पहले आत्मीय संबंध है दोनों में, और उनकी जो व्याकरणिक संरचना है वो एक ही है। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट बने, इन दोनों आपको याद नहीं करना, केवल मेरे साथ जो है पढ़ते रहना है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे, वो क्या कह रहा है कि पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है। देखिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा उसको मैं 2-3 बार बताऊंगा आपको। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो पहले 2-3 क्वेश्चन थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, अब ये सब जो है शायद ना आए। ठीक है, पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आ भी सकते हैं। ठीक है, जहाँ ज़्यादातर जो आने वाला होगा मैं उस पर आपको बता दूंगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको उसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ होता है, इसको आपको बताना है। तो पारिभाषिक शब्द का अर्थ होता है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हैं, यानी कि पारिभाषिक शब्द ऐसा शब्द होता है जिसकी सीमाएं जो हैं बांध दी गई हों। जैसे अंग्रेजी का शब्द है डैकोइटी। ठीक है, डैकोइटी एक शब्द है अंग्रेजी का डैकोइटी, हिंदी में उसके लिए डकैती शब्द है। ठीक है, हिंदी में उसके लिए कौन सा शब्द है, डकैती। तो आप डैकोइटी को डकैती शब्द जो है उसकी परिभाषा कर दी गई कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसको डकैती कहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप अकेले जो है वहाँ पे जा कर के चोरी कर रहे हैं, ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप बुरा मत मानिएगा, मतलब कोई भी बंदा जो जा कर के वहाँ पर कहीं भी चोरी कर रहा है, तो अगर 1 या 2 व्यक्ति जाएंगे तो उसको चोरी मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई, मान लीजिए 4-5 लोग जा रहे हैं जो है बंदूक ले करके आराम से, ठीक है, तो फिर उसको डकैती माना जाता है। तो 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसको डकैती कहेंगे। ठीक है, और डकैती को इंग्लिश में क्या होता है, डेकोइटी। ठीक है, डेकोइटी को हिंदी में ही डकैती कहने लगे। जिन शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं वे पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आपको एक ही लाइन में आपको इसको याद रखना है कि पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी सीमाएं बांध दी जाती हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे देना है आपको डेकोइटी करके। अगला जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित करना है। ठीक है, तो इसमें मैं एक केवल परिभाषा बताऊंगा और आपके सामने दोनों लिखी हुई हैं, आप दोनों पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इस तरह से, और ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये देखिए इसमें जितने क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं आपको टिक कर दूंगा। ठीक है, तो पहले जो 3 थे वो टिक कर लीजिएगा, और यहाँ पे छठा जो है पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित करना है। तो पारिभाषिक शब्दावली जो होती है उसको आपको बताना है। तो पारिभाषिक शब्दावली किससे संदर्भित प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं निम्नवत हैं। अगर अति लघुत्तरी में आएगा तो आपको एक विद्वान की परिभाषा लिखनी है, मैंने बताया ऊपर। अगर लघुत्तरी में आता है तो 2-3 विद्वान की। अगर दीर्घोत्तरी में ये क्वेश्चन आता है तो आप जो है जितने विद्वान आपको पता होंगे सारे के सारे विद्वान लिख देना है। जितना भी आप डिस्क्रिप्टिव उसको कर सकते हैं 300 से 500 शब्दों में कर देना है आपको। ठीक है, उसमें घबराना नहीं है आपको। अगला चलते हैं, श्री गोपाल शर्मा जी के अनुसार जो है पारिभाषिक शब्द वह शब्द होते हैं जो कि किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो, यानी कि विशेष ज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि एक स्पेसिफिक नॉलेज के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया हो, क्या कहलाता है, जो है पारिभाषिक शब्दावली कहलाता है। किसने दिया था, श्री गोपाल शर्मा जी ने। अगला है डॉक्टर रघुवीर ने क्या कहा था कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं, जो अभी मैंने बताया, ठीक है, वही पूरी की पूरी वही परिभाषा है। ठीक है, जो पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, जैसे अंग्रेजी का शब्द है डेकोइटी, हिंदी में उसे डकैती शब्द कहा गया। ठीक है, जो अभी मैंने बताया वही। तो ये इनके विद्वान का नाम याद कर लीजिए। ये परिभाषा जो बताई थी वो डॉक्टर रघुवीर जी ने बताई है। ठीक है, तो आपको यही परिभाषा याद रखनी है, ये थोड़ा ईजी परिभाषा लग रही है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 1 नंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए। पदनाम से क्या आशय है, पदनाम बताना है आपको। तो पदनाम जो होता है, देखिए यहाँ पे पद प्लस पदनाम, 2 आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहे हैं। तो पदनाम पद प्लस नाम से मिलकर बना है। हिंदी में पद का अर्थ होता है स्थान। ठीक है, कोई भी पद पर, जिस पद पर आप काम कर रहे हो, तो मतलब किस स्थान पर आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो स्थान और बाकी जो है स्थान या ओहदा आदि। ठीक है, पद का अर्थ होता है स्थान या आपका क्या ओहदा है। ठीक है, जैसे कहते हैं गांव में ना कि क्या आपका ओहदा है, तो वही ओहदा होता है पद, मतलब क्या पद है आपकी। जैसे हिंदी में, यहाँ गांव में लोग तो ओहदा नहीं कहते, क्या कहते हैं, क्या औकात है आपकी। ठीक है, तो वही चीज़ समझ लीजिए कि पद का मतलब है पद का स्थान या ओहदा। इस प्रकार पदनाम शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या होता है, व्युत्पत्ति का मतलब उल्टा है। व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है किसी स्थान
अथवा ओहदा का नाम। ठीक है, पूरा पूरा का व्युत्पत्ति परक का मतलब है पदनाम का मतलब क्या है कि किसी स्थान अथवा ओहदा का नाम, ये पदनाम होता है। ठीक है, और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्टर हरदेव बाहरी जी ने क्या कहा था अपने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में पदनाम का पर्याय डेजिग्नेशन दिया है। क्या दिया है? डेजिग्नेशन। अगर आप डेजिग्नेशन देखेंगे तो डेजिग्नेशन मीन्स होता है पदनाम। ठीक है, डेजिग्नेशन जो है इसका इंग्लिश अर्थ है। ठीक है, इंग्लिश में डेजिग्नेशन कहते हैं पदनाम को। अगला जो है फिर देखते हैं, जिस प्रकार हर व्यक्ति का अपना नाम होता है और उसी से उसकी पहचान होती है। ठीक है, जैसे कि आपका अपना नाम है, मेरा अपना नाम है, तो आपकी पहचान आपके नाम से, मेरी पहचान मेरे नाम से। ठीक है, उसी प्रकार उद्योग, व्यवसाय अथवा सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, अगर बहुत सारे क्षेत्र में जो है काम करने वाला व्यक्ति है तो उसका भी एक पद होगा। ठीक है, पद का निर्धारण जो है किस प्रकार से होता है, कार्य के स्तर, किस प्रकार का कार्य कर रहे हो, भेद या तात्पर्य के आधार पर किया जाता है। जैसे अध्यापन करने वाले यानी कि को अध्यापक कहते हैं। ठीक है, जो भी पढ़ाता है उसे टीचर कहते हैं, परीक्षण करने वाले को परीक्षक कहते हैं, निर्देश देने वाले को निदेशक। तो सबका पद अलग अलग है कि नहीं। अध्यापन करना, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक कहे जाएंगे, यानी कि आपका पद नाम क्या हो जाएगा, अध्यापक। परीक्षण करने वाले को परीक्षक, निर्देश देने वाले को निर्देशक। इस प्रकार कार्य के विशिष्ट स्तर के अनुसार कार्यरत व्यक्ति का संबोधन भी विशिष्ट प्रकार का होता है, इसी को हम पदनाम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पदनाम जो है समझ में आ रहा होगा। फिर जो है अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवेदन पत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज के यहाँ पे 8 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग जो है फिर बोरिंग लगने लगेगा। तो इंटरेस्ट, क्योंकि पढ़ने में उतना ही पढ़ो जितनी देर तक आपको इंटरेस्ट लगे। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो पढ़कर भूल जाओगे आप। ठीक, तो फिर आवेदन पत्र यानी कि आपको बताना है कि आवेदन पत्र क्या होता है। जैसे कि आप आवेदन पत्र देते हो ना, आवेदन पत्र लिखते हो, जैसे कि आप जो है क्लास 3rd या 4th से लिखते आ रहे होगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, बाकी अपने स्कूल का नाम और महोदय सबने निवेदन यह है कि मुझे 2 दिन से बुखार है, या फिर ऐसे आप करके आवेदन पत्र लिखते रहे होंगे। ठीक है, तो जब हम किसी व्यक्ति से कोई आवेदन का मतलब आप किसी से कोई भी चीज़ आग्रह कर रहे हो या अनुरोध कर रहे हो या निवेदन कर रहे हो, है ना, कि मुझे छुट्टी दे दीजिए सर, तो आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज़ किसी भी व्यक्ति से आप क्या कर रहे हो, आग्रह, अनुरोध या फिर निवेदन कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। उस समय जो आवेदन पत्र जिस पत्र में लिख कर करते हैं उसे आवेदन पत्र कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि जब हम किसी व्यक्ति से कोई आग्रह करते हैं या अनुरोध करते हैं या फिर निवेदन करते हैं, तीनों चीज़ एक ही हैं, तो किसी भी चीज़ के लिए उस समय जो आवेदन जिस पत्र में लिख कर करते हैं, यानी कि हम एक प्रकार का एक पत्र लेते हैं, उस पत्र में हम जो है उस समय जो भी लिखते हैं वही क्या होता है, आवेदन पत्र होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको के पास नोटिफिकेशन चली जाए और आप जो है वीडियो को मिस ना कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास जो थी वो बीच में बाधित थी, आपकी क्लास नहीं चल रही थी क्योंकि, तो फ्रेंड्स आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे MCQ टाइप के मैं सारे करा चुका था। ठीक है, और उसके बाद जो है 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं चली है, इसलिए क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मुझे समय देखिए मिल नहीं पाता है। जब भी समय मिलता है तब आप लोगों के लिए मैं वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है सारा कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।